तो कोशिका की हम समझेंगे पहले कुछ उसका थ्योरी और उसके बाद हम कर लेंगे उसे कुछ एमसीक्यू। हुआ क्लियर? तो प्लीज़ पूरा लेक्चर वॉच करना। ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है कोशिका की, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और गोल्जी उपकरण। इतने पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कोशिका के अंतर्गत, और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इनकी खोज किसने की, इनके कार्य क्या है और इनको क्या कहा जाता है। वह क्लियर? इनके कार्य के अकॉर्डिंग चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान रखना, कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है और कोशिका का अध्ययन जो है कहलाता है क्या? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक, क्वेश्चन आपको आएगा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का जो अध्ययन है वो कहलाता है साइटोलॉजी, क्योंकि इसे हम सेल कहते हैं, इसलिए सेल से बना है साइटोलॉजी। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो कोशिका है उसकी जो खोज है वो की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में की थी, परंतु ये मृत कोशिका थी। अब सवाल ये उठता है कि जो जीवित कोशिका है उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज की थी किसने? ल्यूमेनहॉक ने। किसने किया था? ल्यूमेनहॉक ने। अंतर याद रखना, अगर आपसे पूछा क्वेश्चन कि कोशिका की खोज किसने की थी तो उसका आंसर है रॉबर्ट हुक ने, परंतु जहां पर कोशिका के सामने क्या लग गया? जीवित कोशिका लग गया, तो उसका आंसर हो जाएगा ल्यूमेनहॉक ने। हुआ क्लियर? 3 क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते ही आते हैं। कौन सा? सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग के अंडे की, और सबसे लंबी कोशिका है वो है तंत्रिका तंत्र की। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आपको आता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो उसका आंसर यहाँ पे बदल जाएगा। जो मानव शरीर है उसकी सबसे बड़ी कोशिका है आयतन के आधार पर, वो है मादा अंडाणु यानी कि फीमेल ओवम। हुआ क्लियर? फीमेल ओवम जो होती है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, और सबसे छोटी कोशिका आयतन के आधार पर मानव शरीर की वो कौन सी होती है? नर शुक्राणु यानी स्पर्म की होती है। हुआ क्लियर? नर स्पर्म सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की, और मादा अंडाणु यानी फीमेल ओवम जो है सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की। हुआ क्लियर? और जनरली पूछता है सबसे बड़ी कोशिका तो वो है शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे छोटी कोशिका पूछेगा आपसे माइकोप्लाज्मा, और सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो वो है तंत्रिका तंत्र। हुआ क्लियर? ये छोटा छोटा अंतर याद रखना। तो ध्यान रखना, जो कोशिका है उसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। हुआ क्लियर? 2 प्रकार होते हैं कोशिका के। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये एक अर्ध विकसित कोशिका होती है, इनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये अर्ध विकसित कोशिका होती है, इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता, क्योंकि इन कोशिकाओं में हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता। कभी क्वेश्चन आएगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें केंद्रक क्यों नहीं होता, उसमें केंद्रक इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें एक प्रोटीन नहीं होता। कौन सा? हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें केंद्रक का निर्माण नहीं होता। हुआ क्लियर? और यही कारण है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। हुआ क्लियर? ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें इसकी यूकैरियोटिक कोशिका की, तो इसके अंतर्गत केंद्रक पाया जाता है। यह विकसित कोशिका होती है, इन कोशिकाओं में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। सभी प्रकार के पादप और जंतु कोशिकाओं में यूकैरियोटिक कोशिका होती है। इतना याद रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है कोशिका भित्ति। तो ध्यान रखना, कोशिका भित्ति केवल किसमें होती है? ये पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। पौधों की जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति होती है, और जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है सेल्यूलोज की। ये क्वेश्चन आता है कि पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वो है सेल्यूलोज की। हुआ क्लियर? और सेल्यूलोज को पाचन करने की शक्ति किसमें होती है? वो जानवरों में होती है। और वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है उनकी पूंछ में। इसलिए जो जानवर होते हैं उनकी पूंछ होती है, क्योंकि वो
सेल्यूलोज को पाचन करते हैं, इसलिए उनकी जो पूंछ है वो विकसित हो जाती है। पहले जो मनुष्य था उसकी भी पूंछ होती थी, क्योंकि वो पहले फुल शाकाहारी था, वो पेड़ पौधे पत्तियां खाता था, इसीलिए जो सेल्यूलोज है उसको पचाने के लिए उसकी पूंछ विकसित हो गई थी। परंतु कालांतर में जो मानव है वो सर्वाहारी हो गया। जब सर्वाहारी हो गया तो जो सेल्यूलोज है उसको पचाने का कार्य करना बंद कर दिया, उसने खाना बंद कर दिया। ठीक है, अब वो पूंछ जो है खत्म होकर बहुत छोटी, यानी कि प्रद्रांत जो होता है वहाँ पर हमें सिमट गई, यानी बहुत छोटी हो गई। अब वो दिखाई नहीं देती कि उसका उपयोग बंद हो गया है। इसलिए मनुष्य की, इसलिए जो मानव है उसकी पूंछ नहीं होती और जो जानवर है उसकी पूंछ होती है। हुआ क्लियर? ठीक है, तो जो पौधों की कोशिका किसकी बनी होती है? वो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। हुआ क्लियर? जबकि जो कवक है उसकी कोशिका बनी होती है काइटिन की। क्वेश्चन ये भी आता है कि कवक की कोशिका किसकी बनी होती है, तो वो काइटिन की बनी होती है, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। मैं यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपके पास समय कम है, सिलेबस वास्ट है। जो पॉइंट दिखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ से वो पढ़ा रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में आए तो बन जाए बस। हुआ क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वो है लाइसोसोम। तो ध्यान रखना, लाइसोसोम की जो खोज है वो की थी डी डुबे ने। हुआ क्लियर? इसका कार्य है बाह्य पदार्थ को नष्ट करना। यह विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का उत्सर्जन करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जो बाह्य पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसलिए ये एंजाइम क्या करते हैं? पदार्थ को अपघटित करते हैं। किंतु कई बार इस प्रकार की प्रक्रिया में यह स्वयं की जो कोशिका होती है उसे ही ये नष्ट कर देता है। और जब नष्ट कर देता है तो सिंपल सी बात है, जो पदार्थ आ रहे हैं वो उसका विकास होगा और इस प्रकार जो सेल्स है वो उसमें वृद्धि होगी। जब सेल्स में वृद्धि होगी, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? कैंसर कोशिकाओं में ये बदल जाता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसे? लाइसोसोम को। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको आएगा कि कोशिका की आत्महत्या किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है राइबोसोम। तो राइबोसोम की जो खोज है वो की थी पेलार्डे ने। हुआ क्लियर? और ये कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है। जो राइबोसोम होता है ये कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, इसीलिए इसे कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, इसीलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि जो राइबोसोम है उसमें ही मुख्य रूप से पाया जाता है आरएनए। ठीक है, और इसे कहते हैं हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। हुआ क्लियर? और इसे हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि यह प्रोटीन का उत्पादक होता है। इसलिए क्वेश्चन सिंपल सा आएगा कि प्रोटीन का उत्पादक या कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो वो है राइबोसोम को। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जो आरएनए है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये राइबोसोम में पाया जाता है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया खोज जो है अल्टमैन और फ्लेमिंग ने की थी, परंतु इसका जो नाम है वो दिया था बेंडा ने। देखना, दो अंतर है। खोज पूछेगा आपसे तो उसका आंसर होगा अल्टमैन, फ्लेमिंग, परंतु यहाँ पे क्वेश्चन करेगा कि किसने नाम दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो है बेंडा ने दिया है। हुआ क्लियर? इसका जो प्रमुख कार्य है वो है कोशिका श्वसन करना, ऊर्जा का उत्पादन करना, भोजन का ऑक्सीकरण करना। इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एटीपी के रूप में होती है। हुआ क्लियर? इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये ध्यान रखना। इसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। हुआ क्लियर? एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो ये है कि जीवाणुओं और ग्रीन हरित शैवाल को छोड़कर माइटोकॉन्ड्रिया सभी जंतुओं एवं पादपों की कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या बोला मैंने? जीवाणुओं और ग्रीन हरित शैवाल को छोड़कर माइटोकॉन्ड्रिया सभी जंतु और पादप की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन आपको सिंपल सा आएगा
कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है गोल्जी बॉडी या गोल्जी का। तो ध्यान रखना, जो गोल्जी बॉडी है इसकी खोज जो है गोल्जी ने की थी, इसलिए इसके नाम पर ही गोल्जी बॉडी या गोल्जी का इसका नाम रख दिया गया है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? वो होता है कोशिका भित्ति एवं कोशिका प्लेट का निर्माण करना। इसे कोशिका का यातायात भी कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटीन होता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य करता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का यातायात प्रबंधन कहा जाता है। वह क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि कोशिका का यातायात प्रबंधन किसे कहते हैं, तो वो है गोल्जी का या गोल्जी बॉडी कहते हैं। वह क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है केंद्रक। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और इसमें ही मुख्य रूप से डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम पाया जाता है। इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, वो होता है क्रोमेटिन। क्या होता है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन होता है, ठीक है, जो केंद्रक के अंदर जाल के रूप में पाया जाता है। कोशिका विभाजन के समय धागे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि क्रोमोसोम का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो होता है डीएनए होता है। क्रोमोसोम की खोज जो है किसने की थी? तो वो की थी हॉफमिस्टर ने की थी। वो की थी हॉफमिस्टर ने की थी। वह क्लियर? परंतु जो नाम है वो वाल्टर ने दिया था। सेम चीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ था, वैसी सेम चीज यहाँ पे हुई है कि क्रोमोसोम की खोज किसने की है? वो हॉफमिस्टर ने की है, परंतु जो नाम है वो वाल्टर ने दिया। ये ध्यान रखना। वह क्लियर? तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि केंद्रक की खोज किसने की है? तो वो है रॉबर्ट ब्राउन ने की है। डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो वो हॉफमिस्टर ने की थी। नाम किसने दिया है? तो वाल्टर ने दिया है, ठीक है। और जो केंद्रक है उसमें जो क्रोमोसोम होता है वो अनुवांशिक वाहक कहलाता है। वह क्लियर? ठीक है। इतने जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कोशिका से यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कर लेते हैं इससे कुछ एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो बताया था मैंने आपको कि जो केंद्रक होता है उसमें डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम होता है, परंतु इसके अलावा बताया था मैंने कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर भी डीएनए होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना, जो डीएनए है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मीसर ने की थी। और डीएनए का जो डबल हेकल मॉडल है ये जेम्स वाटसन और फ्रांसिसी क्रिक ने की थी। ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन ये भी करता है कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने खोजा था? तो वाटसन और क्रिक ने खोजा था। ये ध्यान रखना, ठीक है। परंतु ओनली डीएनए पूछता है आपसे, तो उसका नाम क्या है? फ्रेडरिक मीसर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखना, यहाँ से हम सही कथन को चुन लेते हैं बस, ठीक है। पहला कथन है प्रयास लघुत्तम सहजीव कोशिकाएं हैं। बी ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति एनीमो शर्करा की बनी होती है। ऑप्शन सी है विषाणु सम वायराइड एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। तो ध्यान रखना, वायराइड्स अविकल्पी परजीवी होते हैं जो कि सिर्फ पोषी कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। ये जो हैं एकल तंतु आरएनए अणु के बने होते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें जो है न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन आवरण द्वारा नहीं घिरा होता। इस प्रकार से ये तीनों गलत हो जाएंगे और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, परंतु ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे नहीं आएगा। बनता है ठीक है, नहीं बनता ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं में किस प्रकार से भिन्न है? तो ध्यान रखना, जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि इनकी कोशिकाओं में बाह्य आवरण के लिए क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। और कोशिका भित्ति किससे बनती है? वो सेलुलोज की बनी होती है। ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कोशिका भित्ति होती है, इसलिए भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? मैं बताया था आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे
कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो ध्यान रखना, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। मैं बताया था आपको कि जो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? वो कहते हैं राइबोसोम को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वह क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रमित कोशिकाएं मृत्यु के कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो ध्यान रखना, प्रक्रमित कोशिकाएं मृत्यु में कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। यह जो है भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा अपोप्टोसिस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वह क्लियर? ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, कभी डी पूछ लिया तो ये भी पूछ सकता है, क्योंकि इसका विकास कब होता है? वो भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है, इसलिए ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया था। ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, बने ठीक है ना बने ठीक है, परंतु ये नाम जो है आपको उठपड़ा नाम लग रहा है तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद होता है। बताया था मैंने आपको कि श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र होता है। क्या होता है? क्रेब्स चक्र होता है। वह क्लियर? यह चक्र जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज जो है किसने की थी? वो की थी हैंस क्रेब्स ने की थी। कब की थी? 1937 में की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, क्रेब्स चक्र, क्योंकि ये चक्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का कहते हैं, वो कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, क्योंकि उसमें एक क्रेब्स चक्र उत्पन्न होता है जो एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला होता है। उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप प्राणी कोशिकाओं में बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? पहला कथन है, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल सही है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती है, बिल्कुल सही है, एक सही होगा। ठीक है। और दूसरा है, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती है। तीसरा कथन है, परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक वृहद रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी रसधानी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ध्यान रखना, पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं में दोनों में प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है। यह कुछ पदार्थों को अंदर एवं बाहर आने से रोकती है। वह क्लियर? इसका कार्य होता है। और जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये लचीली होती है और एक कार्बनिक अणुओं जैसे कि लिपिड, प्रोटीन की बनी होती है। पादप कोशिकाओं में मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति, जो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। यह पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। जो आप देखते हो ना छाल, वो एक्चुअली छाल जो है वो होती है कोशिका भित्ति, जो सेलुलोज की बनी होती है। तथा जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक वृहद रसधानी होती है, रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में अनेक छोटी छोटी रसधानी होती है। वह क्लियर? यानी कि ऑप्शन 3 सही हो जाएगा और 1 सही हो जाएगा और 2 गलत हो जाएगा। वह क्लियर? पादप कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है वो रसधानी टोटोप्लास्ट नामक एक झिल्ली से घिरा होता है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है कोशिका वाला जो थ्योरी प्लस एमसीक्यू समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसकी पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।